वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। देखिए, यूपीपीएससी आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में जो है 2 पेपर होते हैं, कई बार बताया है। पहले पेपर में 140 प्रश्न आते हैं, 140 प्रश्न 140 अंक के हैं। और दूसरे पेपर में 1-2 घंटे के गैप के बाद, ये 2 घंटे का पेपर होता है 140 प्रश्न के लिए, और एक 60 प्रश्न आते हैं सेकंड वाले पेपर में। ये हिंदी का पेपर होता है, ठीक है। 60 प्रश्न हिंदी के, इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी। और ये 60 प्रश्न 60 अंकों के हैं और 1 घंटे की समय सीमा, यहाँ 2 घंटे की समय सीमा है। मिलाकर मेरिट बनेगी, 1/3 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो इसमें भी मेहनत करनी है बराबर, इसमें भी मेहनत करनी है। क्वालिफाइंग कुछ नहीं है, दोनों की मेरिट बनेगी, ठीक है। ये दोनों पेपर ही क्वालिफाइंग है देखा जाए तो, मतलब प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए, मुख्य परीक्षा में जाने के लिए क्वालिफाइंग है। और जो मेन रिजल्ट बनेगा वो मुख्य परीक्षा का ही बनेगा, इंटरव्यू इसमें है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जो टेलीग्राम पर चल रही है हमारी। उसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट और क्विज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। 20 प्रश्न है इस टेस्ट में, और प्रैक्टिस करेंगे हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर और है ज्योग्राफी इसमें। तो पहला प्रश्न है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्यों दिखाई देता है भाई? पहला है, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है। इनमें से कोई भी कारण नहीं है। हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हरे प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यानी रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए दिखाई देती है। अवशोषित कर लेगी तो एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित नहीं करती, फिर हरी कैसे दिखाई देती? अच्छा, कोई वस्तु दिखाई क्यों देती है? वस्तु है, दिखाई क्यों दे रही है? क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर रही है। अगर काले प्रकाश को परावर्तित कर देगी तो काली दिखाई देगी, हरे प्रकाश को परावर्तित करेगी तो हरी दिखाई देगी, नीले को नीली, इसी तरह से, ठीक है। या यूं कह लो कि कोई वस्तु काली दिखाई देती है तो वो किसी भी रंग के प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रही है, इसलिए वो काली दिखाई दे रही है, ये दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो ए है इसका आंसर। तो हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित जो प्रकाश संश्लेषण वर्णक है, मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी परावर्तित करते हैं। इसी से पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, बहुत पूछा गया है ये प्रश्न। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? नीला, सफ़ेद, काला, लाल। देखिए, काला दिखाई देता है, इसका आंसर है ब्लैक। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, याद रखिएगा। इसके विपरीत देखें हम, दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कण द्वारा सूर्य को प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव जो है अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। धूप से बचना है आपको, आपको छाता चाहिए एक। तो छाते का संयोजन कैसे रखोगे, मतलब कैसा छाता होना चाहिए? ऊपर से काला, नीचे से उजला यानी सफ़ेद, ऊपर से उजला नीचे से काला, ऊपर से काला नीचे से भी काला, ऊपर से भी उजला नीचे से भी उजला। बताइए कैसा छाता आप लोगे? बारिश से नहीं बचना, धूप से बचना है। कैसा होना चाहिए छाता? देखिए, अगर ऊपर से सफ़ेद नीचे से भी सफ़ेद हो जाएगा फिर तो सनलाइट छन के आ जाएगी नीचे को, ठीक है, मुंह पे पड़ेगी आपके। तो ऊपर से उजला नीचे से उजला, मतलब ऊपर से वाइट नीचे से भी वाइट, इसको हटा दीजिए। ऊपर से काला, हमको चाहिए सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, परावर्तित कर देना कि टकराए और फैल जाए। तो ऊपर का तो वाइट रखना पड़ेगा, ऊपर का काला हटा दीजिए, ऊपर का काला हटा दीजिए। ऊपर से उजला नीचे से काला, तो बी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से सफ़ेद रहेगा, नीचे से काला रहेगा।
अगर ऊपर से भी सफ़ेद हो जाएगा, नीचे से भी सफ़ेद हो जाएगा तो छनके आ जाएगी नीचे को। तो उजला सफ़ेद या श्वेत रंग यानी वाइट कलर प्रकाश का पूर्णतः परावर्तक है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है, ठीक है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अतः छाते की जो ऊपरी सतह है वो सफ़ेद रंग की होनी चाहिए और नीचे वाली काली होनी चाहिए, ताकि गर्मी में जो है धूप से बचा जा सकता है। चौथा प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग दिखाई देता है? बीच की बात हो रही है। विच कलर इज सीन इन द मिडल ऑफ द रेनबो? बीच में, एकदम मिडल में। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, कौन सा होगा इसमें? इसमें हो जाएगा ग्रीन कलर, हरा रंग। देखिए, इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का जो क्रम है वो इस प्रकार है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। अतः स्पष्ट है कि मध्य का रंग कौन सा हो गया? हरा हो गया, ग्रीन हो गया। 3 ये हो गए और 3 हो गए ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें जो होती हैं वो अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। इसका कारण क्या है? जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो गर्म होती हैं क्लाउडलेस नाइट की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? ये 4 कारण है यहाँ पर बताना, इनमें से आंसर क्या होगा? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं जो बादल हैं। क्योंकि बादल यानी क्लाउड जो है वो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को जो है परावर्तित करते हैं, इसलिए। तो सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा जो है ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में जो है दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल जो है परावर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। ठीक है, स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें जो होती हैं वो अधिक गर्म होती हैं। यानी जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो वार्म होती हैं जो क्लियर स्काई है, मतलब जो साफ आसमान है, उसकी तुलना में। नंबर 6 पर आ जाइए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप कमरे को रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो ठंडा कर सकते हैं और ना ही गर्म कर सकते हैं। ये सवाल पूछा गया था अभी जो बीपीएससी का पेपर हुआ था, 67 बीपीएससी जो लीक हो गया, जो फिर से होगा अभी अगस्त में, उसमें। और पहले भी पूछा गया, यूपीपीसीएस ने भी कई बार कराया प्रश्न। इसका उत्तर है कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। सी है आंसर इसका। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से जो है अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। अच्छा, होता क्या है इसमें? देखिए, जब हम फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखेंगे तो फ्रिज में कुछ सेंसर लगे होते हैं। अब सेंसर क्या है, वो टेम्परेचर मेज़र करने लगेंगे, तापमान को मापने लगेंगे। तो होगा क्या, तापमान काफ़ी अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि अब कमरा ही पूरा फ्रिज बन गया। अब सेंसर कंप्रेसर को बताएगा कि अंदर गर्मी जो है बहुत बढ़ गई है, तो ज़्यादा तेज़ी से जो है कूलेंट को चलाएगा वो। इस चक्कर में कंप्रेसर अधिक पावर लेगा और कूलेंट एवं कंप्रेसर दोनों मिलकर कमरे में पहले से ही अधिक गर्मी फेंकेंगे। ठीक है, पहले से अधिक गर्मी फेंकेंगे। इसलिए जो आपने देखा होगा कि जो एसी में गर्म जो हवा फेंकने वाला यूनिट है वो घर के बाहर रखा जाता है, जो ठंडी हवा फेंकता है वो घर के अंदर लगाया जाता है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? यानी निर्वात की बात हो रही है, यानी वैक्यूम की बात हो रही है। तो साउंड वेव नहीं चल सकती वैक्यूम में, यानी ध्वनि तरंगें। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगें निर्वात या शून्य में गमन या गति नहीं कर सकती। शून्य में गमन करेगा प्रकाश बहुत तेजी से, वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ट्रांजिस्टर बनाना है आपको। सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है इनमें? जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है।
10वां प्रश्न है, एटॉमिक बॉम्ब यानी परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन पर, विखंडन पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक एटॉमिक बॉम्ब होता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। जो एटॉमिक बॉम्ब है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो संलयन है। एक है इसमें फ्यूज़न, एक है फिशन। ये देवनागरी में लिख देते हैं कभी कभी फ्यूज़न फिशन को। तो परमाणु बम यानी एटॉमिक बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और विखंडन संलयन में भी क्या होता है, ठीक है, देखिए विखंडन में क्या होगा, एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर काम करेंगे दोनों के दोनों। और संलयन में क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक बॉम्ब हो गया न्यूक्लियर फिशन, और हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया न्यूक्लियर फ्यूज़न। 11वां प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन बी सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड इन वैक्यूम, गैस एंड लिक्विड, इन वैक्यूम एंड गैस। यानी ठोस और द्रव में, ठोस निर्वात में, गैस द्रव में, निर्वात और गैस में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैस और द्रव में, यानी गैस और लिक्विड। देखिए, संवहन द्वारा यानी कन्वेक्शन के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को, ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following river is also known as Yarlung Sangpo in Tibet region of China? इसका उत्तर है क्या? क्या है? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। तो चीन के तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। यारलुंग सांगपो नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर यह नदी चौड़ी हो जाती है, और असम पहुंचने के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अति विषम स्थितियों के कारण इस नदी को नदियों का एवरेस्ट कहा जाता है, और इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। यह कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से निकलती है, और यह नदी दक्षिण पश्चिम में असम घाटी से ब्रह्मपुत्र के रूप में, और दक्षिण में बांग्लादेश से जमुना के रूप में बहती है, ठीक है। यह गंगा में विलीन हो जाती है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अंततः गिर जाती है। देखिए, कुछ वर्ड्स लिखे हैं वहाँ मिल जाती है, मैंने यूज़ किया है गिर जाती है, ठीक है। आप देखते रहना, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट एक तरीका है, ठीक है, पढ़ाने का या समझाने का। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करेंगे हम। यह नदियां, यह उद्गम स्थल। क्या पूछ रहा है प्रश्न? सिंधु, सतलज, तीस्ता। सिंधु के सामने बोखर जो हिमानी लिखा है, सतलज के सामने राक्षस ताल लिखा है, तीस्ता के सामने अरुणाचल प्रदेश में पहुनरी हिमानी। तो सिंधु कहाँ से निकलती है? बोखर जो हिमनद से निकलती है, पहला वाला तो करेक्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ऐसे। सतलज नदी राक्षस ताल से निकलती है। तीस्ता तो सिक्किम से निकलती है ना, अरुणाचल प्रदेश एलिमिनेट कर दो इसको। तो तीस्ता नदी का उद्गम है सिक्किम में। थर्ड को हटाइए, चूंकि पहला वाला करेक्ट है, चूंकि दूसरा वाला करेक्ट है तो पहले वाले को भी हटा दीजिए। हमको वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एक और दो हो भी। तो पहले बात करेंगे सिंधु की। सिंधु यानी इंडस। तो सिंधु का उद्गम जो है कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान पर बोखरचो हिमानी या हिमनद से होता है। झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलज इसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां हैं। यह नदी जो है नंगा पर्वत से गुजरती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है। बात करें सतलज की, तो सतलज का जो उद्गम है वो राक्षस ताल या झील से होता है। राक्षस ताल झील से होता है। राक्षस ताल झील मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास स्थित है। सतलज नदी को
सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी प्राचीन नाम है जो कि इसका। और सतलज नदी जो है सिंध की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, यानी इंडस की। अब आ जाइए तीस्ता पर। तो तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम में पहुनरी हिमानी से निकलती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में बहकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है? इजिप्ट, मिस्र। तो नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इस नदी का अधिकांश भाग मिस्र यानी इजिप्ट में बहता है। और यह जो नदी है वो कृषि, मछली पकड़ने और देश में परिवहन की सुविधा का स्रोत है। कौन से देश में? मिस्र में। नंबर 15 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है इनमें से? भूटान का। तो भूटान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 38,394 वर्ग किलोमीटर। और म्यांमार का कुल क्षेत्रफल है 6,76,575। नेपाल का है कुल क्षेत्रफल 1,87,516। और पाकिस्तान का है 8,81,913। ठीक है। कुल 9 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझी करते हैं। इनमें से जो 7 देश हैं वो भारत के साथ भूमि यानी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश भारत के साथ जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। जबकि बात करें मालदीव और श्रीलंका की, ये भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। क्षेत्रफल और सीमाओं, भू सीमाओं की दृष्टि से जो भूटान है वो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। नंबर 16 पर आ जाइए। माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। कहाँ स्थित है ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। तो माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। निकोबार में भी कौन से निकोबार में? 2 निकोबार हैं, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, यहाँ पर ये। इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। इससे जुड़े कुछ अतिरिक्त पॉइंट्स हम देखें तो सैंडल पीक के बारे में हम देखेंगे। सैंडल पीक जो है, जिसे सैंडल पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित है। देखिए अंडमान 4 है, बताया है मैंने। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। एक सबसे छोटा नीचे लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। ठीक है। तो सैंडल पीक कहाँ पर हो गई? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हो गई। एक है पर्वत डायबोलो, वो है मध्य अंडमान द्वीप का उच्चतम बिंदु या चोटी। माउंट डायबोलो या पर्वत डायबोलो की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 295 मीटर। अब देखिए मध्य अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। यह उत्तर और मध्य अंडमान द्वीप जिले के अंतर्गत आता है। एक है पर्वत कोयोब, ठीक है, या माउंट कोयोब, ये दक्षिण अंडमान द्वीप का उच्चतम बिंदु है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न है। एक गुरु शिखर चोटी जो अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है ये। तो देखिए गुरु शिखर जो है राजस्थान के अरबुदा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु शिखर गुरु के शिखर का अनुवाद करता है और इसका नाम जो है गुरु दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक भिक्षुक के रूप में उस समय जो है शिखर पर रहते थे। गुरु शिखर न केवल माउंट आबू का सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित संपूर्ण अरावली पर्वत श्रृंखला होने का सम्मान रखती है ये। और माउंट आबू का गुरु शिखर मंदिर जो है दुनिया की सबसे ऊंची पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18वां प्रश्न है।
विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थलीय सीमा ही नहीं है, मतलब उसकी लैंड बाउंड्री नहीं है। सरगसो सी, पिकोरा सी, एरल सी या रेड सी? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसका उत्तर है सरगैसो सी, सरगैसो सागर। तो सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में वृत्तीय गति का एक क्षेत्र है। यह पृथ्वी का एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तटीय रेखा नहीं है। यह पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से, उत्तर में उत्तर अटलांटिक धारा से, पूर्व में कनेरी धारा से और दक्षिण में उत्तर अटलांटिक भूमध्य धारा से जो है घिरा है। देखिए इसका नाम ये पड़ा कैसे, सरगैसम, मतलब सरगैसम क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि इस क्षेत्र के तट पर सारगैसम नामक मोटी समुद्री घास तैरती है, और सारगैसम जो है वो जड़ विहीन घास है, और इस घास को पुर्तगाली भाषा में जो है सारगैसम कहते हैं। इसके नाम पर ही इस सागर का नाम सरगैसो सी पड़ा, सरगैसो सागर पड़ा। यह समुद्र जड़हीन समुद्री शैवाल से आच्छादित है जो नौकायान में बाधा डालता है। यह खतरे और लुप्तप्राय ईल के साथ साथ सफ़ेद मार्लिन और पोर बीगल शार्क और डॉल्फिन मछली के लिए जो है एक स्पॉनिंग साइट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है जो उत्तर में डैश श्रेणी से घिरा है। ये डैश की जगह क्या भरोगे? अरावली पर्वत, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, विंध्य श्रेणी। इसमें आएगी सतपुड़ा रेंज। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है जो उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। सतपुड़ा श्रेणी जो है उत्तर में अपना विस्तृत आधार बनाती है, जबकि महादेव, कैमूर पहाड़ियाँ और मैकाल श्रेणी इसके पूर्व विस्तार का निर्माण करती हैं। ठीक है, देखिए पठार का एक विस्तार जो है पूर्वोत्तर में भी दिखाई देता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। महादेव पहाड़ियों पर पंचमढ़ी के पास धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ चोटी, वो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, ठीक है, या 1350 मीटर, याद रखिए धूपगढ़ की ऊंचाई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है ये। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। एक है LAC, ठीक है, एक है LOC। इन दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। यहाँ LAC की बात हो रही है, LOC की नहीं, इसलिए उत्तर है चीन। LOC की बात होती तो उत्तर होता पाकिस्तान। तो LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा वह सीमांकन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। LAC वह सीमांकन है जो 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद जो है बनाया गया था और भारत चीन सीमा विवाद का हिस्सा है। कहा जाता है कि इस शब्द का इस्तेमाल जो है झोउ एनला आई ने 1959 में जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में किया था। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट रहते हैं, ठीक है। LOC LAC, तो LOC जो है वो है नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, और LAC है भारत और चीन गणराज्य के बीच में, ठीक है। LAC नियंत्रण रेखा, LOC नियंत्रण रेखा, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या हो गया उल्टा फुल्टा, LAC है ये, ठीक है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक काल्पनिक रेखा है LOC और भारत और चीन गणराज्य के बीच प्रभावी सीमा है LAC। तो ये 20 प्रश्न थे, इसमें 10 थे जनरल साइंस के और 10 ही थे, ठीक है, मतलब 10-11 ही थे ज्योग्राफी के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। इन टेस्ट की आप PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। वो जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और फुल सीरीज़ भी आप प्राप्त कर सकते हो जो टेलीग्राम पर चल रही है, इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।